नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की यह पुस्तक, जो लिखी गई है रमेश सिंह जी के द्वारा, जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर से कवर करेंगे इसे। और इसका जो पहला अध्याय 1 है, प्रस्तावना, हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र विषय के बारे में, अर्थव्यवस्था का संगठन, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका, वाशिंगटन सहमति, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, राष्ट्रीय आय लेखा के आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन, 2017-18 के लिए आय के अनुमान क्या हो सकते हैं। तो हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे पहले चैप्टर में। लेकिन हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक होगा, जिसे आज हम पढ़ेंगे, वो होगा केवल अर्थशास्त्र विषय। तो हम केवल आज अर्थशास्त्र विषय को पढ़ेंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और नोट्स करेंगे जो जो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं पहले हम अर्थशास्त्र विषय को। इकोनॉमिक्स द डिसिप्लिन। किसी भी विषय का अध्ययन उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है। अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। किसी भी विषय की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। आखिर में हम उसे परिभाषा को स्वीकार कर लेना होता है, जिसे हम आंशिक परिभाषा मान सकते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री विषय को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, इसलिए इनकी परिभाषाएं भी अलग अलग होती हैं। लेकिन एक कार्यकारी परिभाषा तय करने के लिए अलग अलग परिभाषाओं के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, जो अलग अलग लोग होते हैं। अर्थशास्त्र में भी ऐसा ही है। जो विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उन्होंने अपने नज़रिए से इन्हें देखा गया है अर्थशास्त्र विषय को, और उस हिसाब से इन्होंने परिभाषाएं दी गई। लेकिन एक कार्यकारी परिभाषा तय करने के लिए उन सभी परिभाषाओं के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है। तो हम कार्यकारी परिभाषा पर पहुंचने से पहले इस दिशा में की गई 2 अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य कोशिशों का उल्लेख जरूरी है। तो इसलिए हम इन मान्य जो कोशिशें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं पहले। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई समस्या हो रही है, तो ये दुर्लभ संसाधनों, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कच्चे जो संसाधन होते हैं उनसे कैसे मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच किस प्रकार से वितरित करता है। तो अर्थशास्त्र इस अवधारणा का अध्ययन है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिक्स है, वो जो दुर्लभ संसाधन, जो कच्चा माल होता है, उसे तैयार करने के बाद उसे जो लोग होते हैं उनके बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट या उनका वितरण करता है। ये अर्थशास्त्र इस चीज़ का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इस परिभाषा के नज़रिए से देखें तो 2 बातें अहम हैं। उत्पाद दुर्लभ है और समाज को संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना चाहिए। जाहिर है अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जो संसाधनों की दुर्लभता और प्रभावी उपयोग की मांग का अध्ययन करता है। पिछली आधी शताब्दी के दौरान अर्थशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है, जो यह अलग अलग छात्रों के विविध उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुछ लोग पैसा बनाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। विकसित देशों के ज़्यादातर छात्र खुद को अमीर बनाने के लिए यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है, लेकिन यह विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। अगर सामान्य तौर पर कहें तो विकासशील देशों में अर्थशास्त्र केवल पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ऊपर की साइड चलते हैं, उसका प्रयोग नहीं होता है।
बेरोजगारी, गरीबी, मानव संसाधन विकास, शेयर, लाभांश, बैंकिंग, शब्दावली, मूल्य और उसमें आने वाला बदलाव, ई कॉमर्स इत्यादि के बारे में जानने के लिए भी कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ लोग अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं कि ताकि जो नॉलेज है वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, इसलिए भी लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे, फर्म, व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करते हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ पे कह रहे हैं व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन किस प्रकार से करते हैं और यह जो चयन है संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसी का जो अध्ययन है वह अर्थशास्त्र है। मानव जीवन पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से बनाए गए कई तरह के उत्पादों के उपयोग पर निर्भर करता है। मानवों की चाहत की कोई सीमा नहीं है। हमारी ज़रूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए हमें असीमित संसाधनों की ज़रूरत है, लेकिन संसाधन सीमित है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एवं मानव समाज सीमित संसाधनों से अपनी प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है, इन्हें सोचना है। इसका मतलब यह है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से पहले हमें अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता से तय करने की ज़रूरत है। इस प्रक्रिया के चलते कुछ लोगों की ज़रूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस दौरान यह भी सही है कि कुछ लोगों की कुछ ज़रूरतें सीमित संसाधनों के बावजूद कई बार पूरी हो सकती है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकतानुसार करते हैं। ऐसे विकल्प का चयन कला भी है और विज्ञान भी। मानव समाज द्वारा चुने गए विकल्प जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। यह मानव जीवन के अध्ययन से जुड़ा बेहतरीन विषय है। यहाँ पे कार्यकारी परिभाषा, अब वर्किंग डेफिनेशन को देखते हैं हम। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उसे महसूस करना भी ज़रूरी है। इसकी शुरुआत विषय की परिभाषा से ही शुरू होती है, लेकिन परिभाषाओं के साथ मुश्किल यह है कि ज़्यादातर समय में परिभाषाएं काफ़ी उलझाने वाली और तकनीकी शब्दों से भरी होती है। कई बार तो यह आम लोगों की समझ से बाहर होती है। अर्थशास्त्रों के छात्रों को भी कई बार परिभाषाएं समझ में नहीं आती है। यही वजह है कि परिभाषा को बेहद सहज और सर्वसुलभ बनाने की ज़रूरत है। यानी परिभाषा को इस तरह से बन जाए कि जो अर्थशास्त्र के छात्र नहीं भी हैं उन्हें भी यह समझ में आ जाए। मानव अपने रोज़मर्रा के जीवन में कई तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इन गतिविधियों को आप विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं: सामाजिक, राजनीतिक आदि। अर्थव्यवस्था मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। जो अर्थव्यवस्था है मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। आर्थिक गतिविधियों से मतलब है जिसमें भी आपका पैसा इन्वॉल्व है। आप पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये आपकी आर्थिक गतिविधियाँ हैं। जहाँ भी पैसा, मनी का जिक्र होगा वह सब आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। तो अर्थव्यवस्था इसी चीज़ का अध्ययन करता है। ठीक उसी तरह से राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक विज्ञान और प्रशासनिक गतिविधियों का अध्ययन लोक प्रशासन कहलाता है। चूँकि यह सब मानव गतिविधियों का अध्ययन है, लिहाजा से मानविकी कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं? लाभ, हानि, आजीविका, पैसा, मजदूरी, रोजगार इत्यादि आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। इन सब गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। वर्तमान समय में अर्थशास्त्र की कई शाखाएं हैं और उनके तहत आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ग्लोबल, मैक्रो और माइक्रो स्तर पर होता है। कभी आपने सोचा है कुछ लोग किफ़ायती कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कुछ लोग ईंधन फूकने वाली स्पोर्ट्स कार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? गरीब लोग गरीब क्यों हैं? क्या पूंजीवाद आर्थिक असमानता को बढ़ाता है? क्या भूमंडलीकरण से अमीर और गरीब के बीच खाई कम हुई है? ऐसे ही ढेरों सवाल अर्थशास्त्र के दायरे में आते हैं। तो अगर आप अर्थशास्त्र धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। आज के समय में सूचना प्रौद्योगिकी ने भी अर्थशास्त्र को नया आयाम दिया। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब इन दोनों को हम समझते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्य रूप में सिद्धांत और आभास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि अर्थव्यवस्था खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने की वास्तविक तस्वीर होती है। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है, अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र होता है। वर्तमान समय में खास इलाके को आप देश के तौर पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था इत्यादि। यानी अपने आप में अर्थव्यवस्था का कुछ मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी देश, किसी क्षेत्र या किसी खास ब्लॉक का नाम इससे जोड़ देते हैं, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है। जब हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसका मतलब विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से होता है। दुनिया के कुछ देश एक समान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ठीक उसी समय उनकी कुछ विशिष्ट समस्याएं भी होती हैं। अर्थशास्त्री इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देते हैं। अब यह उस खास देश पर निर्भर करता है कि वह किन अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को अपनाता है। ऐसे में कई देश एक तरह की समस्याओं के निदान के लिए ही एक ही तरह के सिद्धांत को अपनाते हैं, जबकि दूसरी ओर एक जैसी समस्या के लिए दो देश अलग अलग सिद्धांत भी अपना सकते हैं। दोनों ही सूरत में नतीजा एक जैसा भी हो सकता है और काफ़ी अलग भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? मूल रूप से आर्थिक सिद्धांत मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों के व्यवहार और उनकी उम्मीदों पर आधारित होता है। मानव व्यवहार काफ़ी आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होता है और इनमें विविधता भी हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता का स्तर, सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मानव संसाधनों की मानसिकता, इन सब का असर व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर होता है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों के लिए किसी आर्थिक नीति के असर के बारे में अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। वैसे भी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया और आपूर्ति व्यवस्था के भी आर्थिक चुनौतियों के हल में अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि आपको अर्थशास्त्र में उतनी विविधता नहीं मिलेगी जितनी अर्थव्यवस्था से जाहिर होगी। यह कहना अतिरेक नहीं है कि दुनिया की दो अर्थव्यवस्थाएं कभी एक समान नहीं हो सकती। तो गाइस यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अर्थशास्त्र में उतनी विविधता नहीं मिलेगी जितनी अर्थव्यवस्था से जाहिर होगी। ये दुनिया की जो दो अर्थव्यवस्थाएं कभी एक समान नहीं हो सकती है, उनमें अंतर जरूर आपको देखने को मिलेगा। फिर भी उन्हें एक बड़े दायरे में या विस्तृत दायरे में विकसित, विकासशील या फिर कृषि आधारित या उद्योग आधारित अर्थव्यवस्थाएं कहा जा सकता है, इनमें बांटा जा सकता है। वैसे ही विविधताएं अर्थशास्त्र को दिलचस्प विषय बनाती हैं।
अर्थव्यवस्थाओं की विविधता के चलते अर्थशास्त्री सिद्धांतों और विचारों में भी सुधार करते रहते हैं। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि अर्थशास्त्र भी वास्तविक चलन से विकसित होता रहता है। व्यवहारिक चलन में नए आयाम जुड़ते हैं तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी नयापन आता है। ये जब जब अर्थशास्त्र में नए आयाम जुड़ते रहते हैं तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में भी नयापन आता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र का केंद्र। अर्थशास्त्र के अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य क्या है? अब तक अर्थशास्त्रीय विकास के देश में किए गए प्रयासों का प्रतिफल रहा है। हालांकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का आकार आज काफ़ी वृहद है, लेकिन अगर हम इसके अब तक के विकास का सार निकालें तो इसके केंद्र में पृथ्वी पर मानव जीवन की बेहतरी रहा है। मानव जीवन में सुधार और मानव जगत के जीवन स्तर में सुधार अर्थशास्त्र का केंद्र रहा है। कोई देश या अर्थव्यवस्था किन विधियों द्वारा अपनी क्षमताओं को अधिकतम जनसंख्या की खुशहाली के लिए उपयोग करे, अर्थशास्त्र इस दिशा में प्रयासरत रहा है। इस प्रक्रिया में अन्य अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास हुआ। इस दिशा में पहला सशक्त प्रयास, में सशक्त का मतलब है मजबूत, पहला सशक्त या मजबूत प्रयास स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम द्वारा किया गया है। यहाँ पे एडम स्मिथ का नाम लिया गया है, तो एडम स्मिथ जो है उन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखना। जब उनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन हुआ 1776 में, इनकी एक पुस्तक आती है द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र का जिक्र भी किया था और यहीं से डेवलप होती है इकोनॉमिक्स बुक, इकोनॉमिक्स। तो आप ये याद रखना। इस पुस्तक से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स का उद्गम यानी जन्म माना जाता है। इसी प्रकार आने वाले काल में अनेक अर्थविदों द्वारा एक से एक बेहतर और विविध पुस्तकें लिखी गई, जिन सबका एक ही उद्देश्य था, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, उन गतिविधियों की सर्वोच्च क्षमता का विकास, ताकि मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मानव जीवन की बेहतरी की दिशा में अर्थशास्त्र का यह दौर आज भी जारी है। तो अर्थव्यवस्था के केंद्र की बात की जाए, अर्थशास्त्र के केंद्र की बात की जाए, तो यहाँ पे जो इनका जो मेन केंद्र है वो यही है कि मानव जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना, मानव जीवन का विकास करना, मानव के जीवन को और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। तो यही अर्थशास्त्र का केंद्र रहा है। तो वह हम यहाँ पे देखेंगे अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियाँ क्या है, मेन चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियों को पढ़ते हैं। चाहे काल खंड कुछ भी रहा हो, अर्थव्यवस्थाओं की मूल चुनौती रही है अपनी जनसंख्या को आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना। वस्तुओं की श्रेणी में आवश्यक मदे यथा भोजन, आवास, वस्त्र इत्यादि से लेकर गैर आवश्यक मदे रेफ्रिजरेटर, टीवी, कार इत्यादि हो सकती है। इसी प्रकार जनसंख्या को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर उच्चतर प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, वायु, परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट आदि होती है। कोई अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकास की ओर अग्रसर होती है, विकास की ओर बढ़ती है, तो उसकी वस्तुएं सेवाओं की मात्रा और प्रकार दोनों बढ़ती जाती है। सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करके अपनी समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अर्थव्यवस्था की चुनौती रही है। यहाँ पे कह रहे हैं सीमित संसाधन, हम पे जितने भी संसाधन हैं, ये प्रकृति में जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, यानी सीमित होते हैं।
तो सीमित संसाधनों का इष्टतम दोहन करके ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उपयोग करके अपने समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रत्येक अर्थव्यवस्था की चुनौती रहा है। कोई भी अर्थव्यवस्था जैसे ही एक श्रेणी की वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सफल होने की स्थिति में आती है, वो विकास के नए स्तर में उच्चतर श्रेणी की वस्तुओं या सेवाओं की मांग प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का यह दौर प्रत्येक अर्थव्यवस्था में अनवरत चलता रहता है और यही प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होने वाली है। यह जो प्रक्रिया है कि आपके पास जितनी भी जनसंख्या है, आपकी कंट्री की जितनी भी संख्या है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना, यह अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौती है और यह प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहेगी। इस चुनौती के दो आयाम हैं। प्रथम, अपने उपलब्ध संसाधनों के दोहन के द्वारा उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जिनकी उस समय जनसंख्या को आवश्यकता होती है। अपनी उत्पादन प्रक्रिया का यह स्तर प्राप्त करना आवश्यक होता है। उत्पादन के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त मात्रा के निवेश की आवश्यकता होती है। यह निवेश वहाँ की सरकार, निजी क्षेत्र, देशी हो या विदेशी, या फिर सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से जुटाया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उचित स्तर के उत्पादन के बाद दूसरी चुनौती है वितरण की, यानी कि बंटवारे की। जितने भी संसाधन आपने उत्पादित किए हैं उन्हें जनसंख्या में कैसे डिस्ट्रीब्यूट या बांटा जाएगा। तो उत्पादित वस्तु को जनसंख्या तक वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्रणाली द्वारा पहुंचाना उचित होगा, यह अर्थव्यवस्था की दूसरी चुनौती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले पॉइंट को देखें या टॉपिक को देखें। अगले पॉइंट को देखते हैं, वितरण तंत्र मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल। तो वितरण तंत्र के क्षेत्र में 3 मॉडल ऐतिहासिक रूप से अस्तित्व में है: राज्य, बाजार तथा राज्य बाजार का मिला जुला मॉडल। पहले प्रकार की वितरण प्रणाली ने राज्य अर्थात सरकार, स्टेट या गवर्नमेंट वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा लेता है, जिसके लिए उपभोक्ता को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस प्रणाली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं पूर्व सोवियत संघ और चीन। तो पहले प्रकार की जो प्रणाली है, वितरण प्रणाली है, उसमें स्टेट या गवर्नमेंट के पास वस्तुएं सेवाओं की आपूर्ति का पूरा जिम्मा होता है, जिसके लिए उपभोक्ता जो होंगे उन्हें कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इनके जो मेन उदाहरण हैं पूर्व सोवियत संघ और चीन है। दूसरी प्रकार की प्रणाली बाजार आधारित है, जो कि मूल्य प्रणाली के अनुसार कार्य करती है। इस प्रणाली में वस्तुएं सेवाओं की बाजार में उपलब्धता उनकी मांग एवं आपूर्ति के आधार पर होती है। यानी डिमांड अगर ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, यानी कि मांग किसी प्रोडक्ट की मार्केट में ज़्यादा है तो उसकी पूर्ति भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। उनका मूल्य खुले बाजार में निर्धारित होता है। डिमांड एंड सप्लाई पे उनका प्राइस जो है वो डिपेंड करता है। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की यह वितरण प्रणाली थी। सन 1929 की महान मंदी तक यूरो अमेरिका देशों में थी यह प्रणाली। तीसरी और सर्वाधिक प्रचलित वितरण प्रणाली
अन्य दोनों प्रणालियों के अनुभव से उपजी है, जो कि राज्य बाजार का मिश्रण है। इस प्रणाली में कतिपय वस्तुओं और सेवाओं का लोगों के बीच राज्य द्वारा मुफ्त या छूट पर उपलब्ध कराया जाता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति सीधे बाजार कराता है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को बाजार आधारित मूल्य चुकाना पड़ता है। दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं इन्हीं में से एक या अन्य प्रकार की वितरण प्रणालियों का अनुसरण करती है। जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक रचना में परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्थाओं में राज्य एवं बाजार द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं की पूर्ति के मिश्रण की पुनर्परिभाषा की जाती है। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको यह पॉइंट के टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम अर्थव्यवस्था का संगठन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स है या समस्या आती है तो आप कमेंट कर बताइए। आपको नेक्स्ट वीडियो में उन सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स।